हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वाले सर पर। और मैं आज आपके लिए क्लास 10th का संस्कृत का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। फल शब्द का इसमें से बहुवचन रूप क्या होगा आपको बता दें। शब्द रूप में ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन और ये होता है आपका बहुवचन। ठीक है ना, इस तरीके से लाइनें होती हैं। हाँ, तो उस हिसाब से फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का फलम फले फलानी होता है, इसलिए फलानी होगा। बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप क्या होगा? बालकात। बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थ तो बालिकाए। राम शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्ति। राम शब्द का सप्तमी विभक्ति बताना है, तो रामे। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसमें से क्या है जो कि अव्यव है? तो राम मोहन सर्वत्र बालक, तो सर्वत्र होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, यहां पर पूछा इनमें से अव्यव क्या नहीं है? एव अद्य अत्र छात्र, तो छात्र जो है वो अव्यय नहीं है। रामई है इत्यत्र विभक्ति अस्ति, ये प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, तो ये तृतीया विभक्ति है। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और चलिए रामय तक हो गया था। बालकात पदे विभक्ति अस्ति। बालकात शब्द में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति होगी इसमें। रमायाम पदे विभक्ति अस्ति। रमायाम में कौन सी विभक्ति है? तीसरी, दूसरी, मतलब तृतीया, द्वितीया, सप्तमी और षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होगी इसमें। रामस्य पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। इसमें आपको विभक्ति भी बतानी, वचन भी बतानी है, तो ये होगा आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन। फिर त्वम प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि इत्यत्र अव्ययम अस्ति, मतलब यहां पर अव्यव है, तो यहां पे अव्यय क्या है? कुत्र है। बालकः सहसा निर्णयः करणीयः इत्यत्र अव्ययम अस्ति, इसमें से क्या अव्यव है? तो बालकः सहसा, सहसा इसमें से क्या है? अव्यय है। नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एक वचन रूपम अस्ति। नदी शब्द का द्वितीया विभक्ति में पहले एक वचन में क्या रूप होगा? नद्या, नद्याम, नदीम, नदी। क्या नदीम? नदीम कंफर्म है। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। लता शब्द का बताइएगा चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? तो लताए। मुनि शब्दस्य प्रथमा विभक्ते रूपम अस्ति। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति तो मुनयः होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द रूपम नास्ति। इसमें से स्त्री, तो राम जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द रूप नहीं। रमा, लता, बालिका स्त्रीलिंग के शब्द रूप कहलाएंगे। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इसमें से अव्यय नहीं है, तो भाई अव्ययम नास्ति। स्नेह, स्नेह, सह, सर्वत्र, सहसा, सह थोड़ा लग है, तो सभी अव्यय, लेकिन ये थोड़ा सा कि नहीं होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसमें से अव्यव है, तो लता, बालिका, अत्र, छात्र, तो ये जो अत्र है ये क्या है? आपका अव्यय कहलाएगा। इस तरीके से आपके सही विकल्प वाले प्रश्न पूरे हुए। इन प्रश्नों में से कुल मिलाकर के 6 प्रश्न आएंगे जो कि आपको हल करने हैं। 18 प्रश्न दिए गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। इनमें से भी कुल मिलाकर के 6 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमारे साथ बोलते चलिएगा और प्रयास करिएगा हमसे आगे आंसर देने का। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास जिसकी विशेषता होती है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, तो त्रिभुवन इसका आंसर होगा त्रिभुवनम, क्योंकि त्रिभुवन में त्रि है ना, ती मतलब संख्या दी गई। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? हरिहरौ। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। राजपुरुष असत्यम।
तो भैया आपको बता दें तो दोनों के दोनों ही जो हैं वो तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। ये राजपुरुष असत्यम जो है वो ना सत्यम में आ जाएगा, नंश तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो सामान्य तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं उसमें क्या आ जाएगा आपका राजपुरुष। तो इसका एग्जाम आंसर आप राजपुरुष ही लिखेंगे। सूर्योदय पदे डैश 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 संधि अस्ति, तो सूर्योदय पद में गुण संधि होगी, है ना। जब ओ की मात्रा और ए की मात्रा आती है ना तो उसमें क्या हो जाती है, गुण संधि। बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो बहुब्रीहि समास, दो पद मिलके तीसरे का बोध कराएं। अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति यथाशक्ति, सबसे पहला उदाहरण हम लोग जब सामान्यतः समास पढ़ते हैं तो यही लिखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलोत्पलम। और सप्तसती किसका उदाहरण होगा, द्विगु समास का हो, क्योंकि यहाँ संख्या दी गई ना। चलिए अच्छी बात है। पार्वती परमेश्वर पदे समास अस्ति, क्योंकि यहाँ पार्वती जी परमेश्वर जी दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। सुपुरुषः पदे समासः अस्ति, कर्मधारय समास की अव्यविधा अव्यय, तो कर्मधारय समास। त्रिभुवनम पदे समास अस्ति, द्विगु समास। चौरभयम तत्पुरुष समास। अनुरूपम, अनु क्या है, अव्यय है, तो इसमें अव्ययी भाव समास। चंद्रशेखरः मतलब जिनके सिर पर चंद्रमा विराजित, अर्थात शिव जी, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। इसका सूर्योदय पदे संधि अस्ति, ये तो बार बार, चलिए अच्छी बात है, बार बार देगा तो आप ही के क्वेश्चन कम होंगे। अद्यैव पदे कौन सी संधि होगी, तो भैया वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि कब होती है, जब इसी में वृद्धि हो जाती है, मतलब ए की जगह ए और ओ की जगह अ हो जाता है। सूर्योदय पदे संधि हो गया, ये सब हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यहां तक हो गया है, अद्याप तक हो गया ना। चलिए यदि धन अपि संधि युक्त पदम क्या होगा, यद्यपि होगा। ममैव पदे संधि अस्ति, ममैव, तो इसमें वृद्धि संधि होगा। भाग्योदय गुण संधि होगा। भानुधन उदय भानुदय होगा। नमस्कारः पदे संधि अस्ति, नम, तो भैया ये विसर्ग संधि होगी। मनोरथ में भी विसर्ग संधि होगी, मनः धन रथा करके बनता है। और नमः धनते नमस्ते में भी, अच्छा नमस्ते बनेगा, और संधि इसमें भी विसर्ग ही होगी। व्यंजन संधे उदाहरणम अस्ति, तो भैया वाक धन ईशः वागीशः, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा वागीशः। विसर्ग संधि का उदाहरण है तो पुरस्कारः, और यड़ संधि का उदाहरण है इत्यादि। यड़ संधि में एक पहचान होती है भैया कि बीच में इस तरीके के आधे शब्द जरूर आते हैं। चलिए बेटा आपके 6 नंबर की तैयारी और हो गई, 6 और 6 मिलाकर के कुल हो गए 12 मार्क्स। अब आ जाते हैं उचित युग्म मेलनम कुरुत, तो पहले इसी का कर लेते हैं फिर नीचे देखते हैं, लेकिन लगता है सब एक साथ है, तब ये तो छोटा हो जाएगा, हो जाए। यहां से यहां 4 नंबर तक है, ज्यादा नहीं है, यहीं तक है। अरे बस समय देंगे थोड़ा सा। तो ये वाली जो 1 2 3 4 5 6 यहां तक है ना, बस ये नीचे का अलग अगला क्वेश्चन है भवती। अब भवती में आपको इसके हिसाब से चलना है। भवती क्या है, तो भवती में भू धातु होगा। गम धातु, गम धातु का गच्छ से बनता है इसलिए गच्छति हो जाएगा। पठसी, तो भैया पठसी मध्यम पुरुष। ती तह अंति प्रथम पुरुष, सी थह था मध्यम पुरुष में आता है, तो पठसी किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। भविष्य काल को क्या कहते हैं, लिट लकार कहते हैं। अनुगच्छति में उपसर्ग होगा अनु, मतलब कुछ भी ग्रामेटिकल पोर्शन ले सकता है, उपसर्ग प्रत्यय पुरुष लकार वचन कुछ भी पूछ सकता है। प्राचार्य इसमें हो जाएगा प्रा, ठीक है ना। भवती का भू धातु है, गम धातु से बनता है। गच्छति मतलब गम का गच्छ से बनता है। पठसी मध्यम पुरुष में है। भविष्यकाल लिट लकार को भविष्यकाल कहते हैं। अनुगच्छति, अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है और प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है। ध्यान से सुनते और समझते चलेंगे सब बन जाएगा, इतनी कठिन चीज भी नहीं है। चलिए पश्यति, पश्यति दृश धातु से बनता है, दृश का पश्य में बनता है, तो दृश है ये है। पठ धातु, तो पठ धातु का पठती। अब पठसी, पठसी जो होगा फिर मध्यम पुरुष, फिर सी ही आया है। सी थह था, पठसी पठतः पठत, ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा।
भूतकाल को कहते हैं लंग लकार या लड लकार। अवतरति में अव उपसर्ग होगा और उपहरति में उप उपसर्ग होगा। चलिए अब ये पूरा आपका प्रथम पुरुष, अब यहां से देखना शुरू करते हैं। तो भैया प्रथम पुरुष तो अपठत लिखति, 2 मिनट बता दे। प्रथम पुरुष में तो अपठत भी है लिखति भी है, ठीक है ना। तो अब इसमें से लिखती वाले को अपन मान रहे हैं क्योंकि यहां पर ना लंग लकार लिखा हुआ है तो हम उसको अपठत में कर देंगे। उत्तम पुरुष तो भैया ये पश्यामी है ना। तीतः अंति प्रथम पुरुष का नियम है। शीतः था मध्यम पुरुष का नियम है। आमि आवह आमह उत्तम पुरुष का नियम है। तो उस हिसाब से यहाँ आम ही लिखा है इसलिए अपन ने लगा दिया। अब ये जो है ना ये लंग लकार का त तामना अपठत अपठताम अपठन, तो ये भी प्रथम पुरुष का ही है इसलिए मैं प्रथम पुरुष यहाँ भी कह रहा था। लेकिन यहाँ नीचे लंग लकार लिखा हुआ तो अपठत किस में आ जाएगा? लंग लकार में। त तामना लंग लकार का नियम है और साथ में इसमें लंग लकार में हमेशा आगे क्या जुड़ता है? आ, ठीक है ना। भव धातु का बनाना तो अभवत बनेगा जाकर के, ठीक है ना। अब ऐसे ही भवतु तो यहाँ पे है ये लोट लकार का नियम। लोट लकार का नियम चलता तु ताम अंतु, तो इसलिए भवतु भवताम भवंतु है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं। विजय विजयते तो भैया वी उपसर्ग है और अधिराजते में आदि उपसर्ग है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि आपके जो धातु रूप हैं और जो उपसर्ग हैं इन्हीं दोनों से मिलकर के आपका सही जोड़ी आने वाली है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, पहले ये उपसर्ग वालों को कर लीजिए सॉल्व, फिर आप धातु रूप को सॉल्व करिएगा। आपके 6 नंबर की तैयारी बेटा और हो गई। इस प्रकार से कुल मिला के 18 नंबर की तैयारी हमारे द्वारा करा दी गई है। एक पदेन उत्तर यहाँ पर लिखवा रहा हूं, बताने का भी प्रयास कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वृषभः कुत्र पपात क्षेत्रे, वेरी गुड। अगला है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु उपनयनोपदेशे देशेन उपनयनोपदेशेन अत्र जीवितम कीदृशम जातम, सभी को ये तो याद होगा। दुर्वहम। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श गहन कानने। बताइएगा भाई आगे के प्रश्न। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती बुद्धि अत्र जीवितम कीदृशम जातम, नहीं बनता ये वाला ये दुर्वहम सेम प्रश्न है, ठीक है ना। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्षयम, लिख दूं भाई पता चले कोई डायरेक्टली देखे तो सोचे सही में नहीं बनता है। भक्षयम ये दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, तो भैया दुर्बल पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। कुशलवयो कम उपसृत्य प्रणमतः, तो भैया रामम। मनुष्याणाम मना महान रिपुः कः आलस्यानाम गुणी किम वेत्ति गुणी गुणम वेत्ति। और उदये समये अस्त समये च कः रक्तः भवति, क्या? अच्छा ये श्लोक वाला है। चलिए ये हो गया। इसके बाद के प्रश्न जो हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़े सिंपल से प्रश्न थे, ये आपके पाठों से संबंधित एक पदेन प्रश्न उत्तर थे। अब ये ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया फिर से आपका, जो किससे संबंधित है? सामान्यतः आपके प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़ करके उसके शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, ये प्रत्यय। लेकिन आपको बता दें हिंदी में प्रत्यय चल जाता है, सब्जी वाला मिठाई वाला, तो इसमें वाला प्रत्यय है। यहाँ पर जो भी शब्द होगा उससे एक अलग शब्द बनता है। जैसे पातुम, तो पातुम लास्ट में तुम आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन होगा। पठित्वा तो लास्ट में तो आ रहा है तो अक्त्वा प्रत्यय होगा। पठति तो भैया जब ती आ रहा है तो कितिन प्रत्यय होगा। लेखनीयम दर्शनीयम जब इयम इयम आ रहा है तो अनियर प्रत्यय होगा। गंतुम तुमुन प्रत्यय होगा, है ना। और बताइए सेवमान जब मान आ रहा है तो वर्ड चेंज सानच हो जाएगा।
गुणवान, गुणवान आ रहा है तो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। इस हिसाब से देखते हैं आगे कौन स्त्री प्रत्यय भी होते हैं, जैसे बाला या अजा, बालक, बाल मतलब लड़का और बाला मतलब लड़की होगी, तो बाला, तो बाला क्या है, स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। जब भी बड़ा की मात्रा आती है वो टाप, अज मतलब बकरा, अजा मतलब बकरी, तो बड़ा की मात्रा आएगी यहाँ पर टाप प्रत्यय लगेगा। डिटेल से पढ़ेंगे, अभी पहले इसमें देखते हैं जो प्रश्न दिए गए इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुम लिखा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। पठित्वा, त्वा शब्द लिखा है तो यहाँ अक्त्वा, आधा का आधा ता और बड़ा वाह, ये हो जाएगा। टाप इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, अभी मैंने बताया आपको, अजा भी लिख सकते हैं और बाला भी लिख सकते हैं और बालिका भी लिख सकते हैं। बालक मतलब लड़का, बालिका मतलब लड़की, तो बालिका भी हो जाएगा। हस नियम, इयम आया है, तो जब इयम आता है ना तो कौन सा प्रत्यय होता है मालूम, अनियर। अब दर्शनियम आए, हसनियम आए, लेख नियम आए, स्पर्श नियम आए, जहां भी इयम इयम आएगा अनियर प्रत्यय। गंतव्यम, जब तव्यम तव्यम शब्द आता है ना तब तव्यत प्रत्यय होता है। क्या होता है प्रत्यय, तव्यत, तव्यम शब्द आए ना, गंतव्यम। अच्छा, गंतव्यम शब्द में प्रत्यय तो तव्यत है, धातु कौन सी होगी, गण लिखा है तो गण से गम धातु होगी, गम धातु, ठीक है, जिसका गच्छ के रूप में बनता है लेकिन धातु का नाम गम कहलाएगा। सत्र, सत्र प्रत्यय का उदाहरण बताना है तो भैया पठन, ठीक ना, हसन, ठीक ना, तो हसन पठन लिखन, जब अन अन आता है तो वहां सत्र प्रत्यय होता है, ये सत्र लिखा हुआ है। यजमानः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यजमानः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मान आ रहा है इस हिसाब से सानच हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक समस्या वाली बात आती, बताता हूं मैं थोड़ी देर से। यजमान में सानच, कृतवान, कृतवान, वान आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कतवतु हो जाएगा, है ना। तो सामान्य रूप से बता दीजिए, जब क्रियाओं के पीछे वान जुड़ा हो, कतवतु या मान जुड़ा हो तो सानच होता है। लेकिन अगर ये आपकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, हेलो हेलो, गुण बता रहा है, तो भैया गुणवान, जैसे कि तो गुणवान है ना, तो यहां भी तो वान आ रहा है ना, तो यहाँ वान में कत्वतु प्रत्यय नहीं लगेगा, यहाँ कौन सा प्रत्यय लगेगा आपका, मतुप प्रत्यय लगेगा, ठीक ना। गुणवान में कौन सा प्रत्यय लगेगा, मतुप लग जाएगा। शक्तिमान, आपकी शक्ति बता रहे हैं तो शक्तिमान में सानच प्रत्यय नहीं होगा, शक्तिमान में यहाँ पे हमारी शक्ति, हमारे गुण को बताया जा रहा है, तो जब मान या वान आए और ये गुण को क्या, हमारी शक्ति या मतलब हमारी विशेषता बताए, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय लगता है बेटा, मतुप प्रत्यय लगता है। बाकी नॉर्मली में क्रिया के बाद जब आता है तो मान आए तो सानच, वान आए तो कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु मत आधा का आधा वतु लिखा हुआ है। शानच इत्यस्मिन् प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, यजमान लिखा हुआ है, यजमान हो जाएगा सानच का, सेवमान हो जाएगा, ठीक है ना। यजमान भी लिख सकते हैं अगर ये प्रश्न आपका नहीं आया तो, एक ही एक काहे को पूछेगा वैसे भी। बालिका में प्रत्यय क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बालिका, बालिका में क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। बालक को टॉप पहना दो, बालिका बन जाएगा, तो वही बालिका में कौन सा प्रत्यय, टाप। हसन में कौन सा प्रत्यय होगा, सत्र प्रत्यय होगा। अन आ रहा है ना, जब अन अन आता है तो सत्र प्रत्यय होता है। ल्यप, ल्यप का उदाहरण देना है तो आगम में लिख दीजिए, है ना, ये हो जाएगा किसका उदाहरण, ल्यप का हो जाएगा। चलिए अब शुद्ध वाक्य के सामने आम और ना लगाना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल सा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पे अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। आम्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, आम्र का पर्यायवाची शब्द रसालम है, पेन आ जाए। ये भैया सत्य, अरे 2 मिनट रुकिएगा, ये बड़ी समस्या है कुछ भी। आम्रम पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, यह कथन सत्य है, आम लिखते हैं अपन सत्य के सामने। शरीरम पदम पर्याय शब्द तनु अस्ति, शरीर को तनु भी कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ना कहा, नहीं कहा। वनम पदस्य कांतारम, वन का पर्यायवाची शब्द कांतारम है,
हेलो, आम्रम पदम रसालम अस्ति, शरीर का तनु हो जाएगा, ये भी आम। अच्छा, नास्ति लिखा हुआ है, शरीर का पर्याय पद तनु होता है, लेकिन यहाँ ना अस्ति लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ना लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर शरीरम पद से पर्याय तनु अस्ति लिखा होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, आम हो जाता, लेकिन यहाँ ना अस्ति लिखा है इसलिए ना होगा। वनम पद से पर्याय पदम कांतारम अस्ति, सही है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द भार्या होता है। अच्छा, यहाँ हाँ भार्या होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, ना अस्ति, कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द भार्या नहीं होता है, तो फिर गलत है ये, इसलिए ना हो जाएगा, भार्या होता है। शीघ्रम पदस्य पर्याय पदम सत्वरम ना अस्ति, ना भैया शीघ्रम को सत्वरम कहा जाता है। तनया पदस्य पर्याय पदम सुतः अस्ति, तो भैया तनया को सुतः कहा जाता है, यह कथन सत्य है। सहस्त्र दीधिति पदस्य पर्याय पदम सूर्य नास्ति, ना। कृच्छेण पदस्य पर्याय पदम काठिन्येन अस्ति, सही है ये कथन। इंद्रः पदस्य पर्याय पदम वासवः न अस्ति, वासवः कहा जाता है। मूर्खः पदस्य विलोम पदम पंडिता न अस्ति, तो भैया मूर्ख का विलोम पंडित ही होता है, लेकिन यहाँ लिखा न अस्ति, तो ना हो जाएगा। पता नहीं है ना अस्ति नास्ति कितना, बहुत सारा हो गया। संपत्तो पदस्य विलोम पदम विपत्तो अस्ति, सही है ये कथन। सुकरम पदस्य विलोम पदम दुर्वहम अस्ति, दुर्वहम सुकरम का दुर्वहम, ये सही है। निर्मलम पदस्य विलोम पदम समलम अस्ति, अस्ति ही है ना, हाँ अस्ति ही है भैया, तो आम है। आप लोगों से विनम्र निवेदन भाई कि अस्ति और नास्ति को ध्यान देंगे, ठीक है ना। प्रथमः पदस्य विलोम पदम द्वितीयः अस्ति, ना। अधुना पदस्य विलोम पदम पश्चात अस्ति, पश्चात नहीं प्राचीन, अच्छा पश्चात बाद, आधुनिक, हाँ आम हो जाएगा। सुलभ पदस्य विलोम पदम दुर्लभ अस्ति, यह भी कथन क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है क्या, चलिए बस इतने आ गए। अति दीर्घ प्रवासः इत्यत्र प्रवासः विशेष्य पदम अस्ति, अति दीर्घ प्रवासः इत्यत्र प्रवासः, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है विशेष और विशेषण के लिए। विशेषण मतलब जब विशेषता बताते हैं, विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अति दीर्घ प्रवासः, इसमें प्रवास विशेष पद है सही बात है ना। सामान्यतः पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष होता है। तो अति दीर्घ प्रवासः की बात हो रही है, तो प्रवास विशेष कहलाएगा और अति दीर्घ विशेषण कहलाएगा। सुंदरी बालिका, इस पद में विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, और बालिका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो लिखा सुंदरी बालिका इत्यत्र बालिका विशेषण पदम नास्ति, तो सही बात है, बालिका जो है वो विशेषण पद नहीं है। बालिका जो है कौन सा पद है, विशेष्य है। मैंने आपको बताया ना, पहला पद जो विशेषता बता रहा है, सुंदर, अति दीर्घ, तो ये सब विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पद क्या कहलाता है, आपका विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ बोला था बालिका विशेषण पदम नहीं है, तो नहीं तो है, विशेषण पद सुंदरी है, इसलिए सही हो जाएगा। हृदयाग्रही स्पर्शः इत्यस्मिन् पर विशेष पदम नास्ति, तो स्पर्श जो है वो विशेष पदम नहीं है, तो स्पर्श जो है विशेष पदम है, तो ये क्या हो जाएगा। जननी तुल्य वत्सला, इस पद में जननी विशेषण शब्द अस्ति, विशेषण पद जननी तुल्य वत्सला, जननी सत्य है ये। क्रुद्ध कृषिवलः इत्यत्र क्रुद्ध विशेष पदम अस्ति, नास्ति, नास्ति लिखा है, तो ना होगा इसका आंसर। दुर्बलम वृषभम इत्यत्र वृषभम विशेष पदम अस्ति, अस्ति है। कश्चित कृषकः इत्यत्र वृषभम विशेष पदम अस्ति, तो भैया वृषभ जो है, वृषभ है ही कहाँ, कश्चित कृषका इत्यत्र, अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना इसी को कॉपी हो गया है,
चलिए तो ये कैंसिल कर दीजिए। इसमें कश्चित कृषका में कृषक हो जाएगा विशेष, ये हो जाएगा आपका विशेषण। अब आप इसका प्रश्न पत्र देख लीजिए। अब ये प्रश्न उत्तर है जो कि 2 मार्क्स के अंतर्गत आने वाले हैं, जो कि एक पदेन है, एक वाक्यन है ना, मतलब इनके उत्तर जो है पूरे पूरे वाक्य में देने हैं। एक पदेन तो आप ऊपर देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बड़ी आराम से घर में बैठ के याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तो हमने तैयारी करा दी है। ये क्वेश्चन है किसने किससे कहा, इस तरीके के प्रश्न है। यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण, ये जो आपको इस तरीके के शब्द दिए गए हैं, इसको लेकर के आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न, ये कर्मवाच, ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, लेकिन मैं ग्रामेटिकल पोर्शन अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय अभी पर्याप्त नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करा दी गई है। अगले वीडियो के लिए प्रयास करेंगे कि आज रात तक, नहीं तो कल मॉर्निंग में पक्का फिर लाइव क्लास ले ली जाएगी, जिसके माध्यम से आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, आज के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।